सिक्स स्टैंडर्ड हिस्ट्री एंड सिविक्स चैप्टर 4 द वैदिक सिविलाइजेशन, मतलब अभी वैदिक संस्कृति। अभी अपन ने हड़प्पा देखा था, अभी वैदिक देखेंगे। इसमें 5 टॉपिक्स है टोटल। फर्स्ट टॉपिक देखते हैं, द वैदिक लिटरेचर, मतलब ही वैदिक साहित्य। लिटरेचर मतलब ही होता है साहित्य। तो civilization that is based on Vedic literature is known as Vedic civilization. The Vedas are considered to be our earliest literature. The Vedas were composed by many sages or rishis. Some Vedic hymns were composed by women. So वेद साहित्य पर आधारित संस्कृति की वैदिक संस्कृति है। मतलब जो वेद साहित्य पे आधार की जो संस्कृति है, मतलब सिविलाइजेशन है, उसे क्या बोला जाता है? वैदिक सिविलाइजेशन बोला जाता है। सो हमारे अति प्राचीन साहित्य के रूप में वेदों को माना जाता था। मतलब अपने पहले, इसके पहले वेदों को माना जाता था। ठीक है। सो अनेक ऋषियों द्वारा वेदों की निर्मित की गई। ऋषिस लोगों ने क्या किए हैं? वेदों की जो वेदास थे उन लोग की निर्मित की है, उसके साहित्य बनाए। वेदों में समाविष्ट कुछ सूक्त स्त्रियों द्वारा भी रचित है। सम वैदिक हिम्स वेयर कंपोज बाय, कुछ वुमेन्स लोगों ने भी, कुछ स्त्रियों ने भी इसको क्या किया है? ये किया, मतलब बनाया है। ठीक है। Vedic literature is in Sanskrit. Vedic literature is very rich and diverse. The Rig Veda is considered to be the first text. It is in the form of verses. There are 4 Vedas: Rig Veda, Yajur Veda, Sam Veda and Atharva Veda. The Vedic texts are known as Samhita. Ved means to know. The term Veda derives from Ved. It means knowledge. The Vedas have been preserved through the oral tradition. The Vedas are also called as Shruti. So वैदिक साहित्य की भाषा संस्कृत थी। वैदिक लिटरेचर के अंदर कौन सा लैंग्वेज यूज किया जाता था? संस्कृत। सो वैदिक साहित्य अत्यंत संपन्न साहित्य थी, मतलब एकदम रिच एंड डाइवर्स साहित्य लिटरेचर थी। एंड इन वेदों में ऋग्वेद मूल ग्रंथ माना जाता था। ऋग्वेद को मेन कंसिडर किया था, फर्स्ट टेक्स्ट, मतलब फर्स्ट ग्रंथ माना गया है। सो वह काव्य रूप में है। एंड ऋग्वेद सहित यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। ठीक है। ऋग्वेद में टोटल कितने आते हैं? 4 वेद आते हैं। कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सो इन 4 वेदों में वेदों के ग्रंथों को संहिता कहते थे। क्या कहते थे? संहिता। सो विद का अर्थ जानना, टू नो, मतलब ही विद का मीनिंग क्या होता था? टू नो, मतलब जानना। और इसी से वेद संज्ञा का निर्माण हुआ। इसी से, इस वर्ड से ही वेद का निर्माण हुआ। इसका अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है। इट मीन्स नॉलेज। नॉलेज मतलब है ज्ञान। मौखिक पठन के आधार पर वेदों को संरक्षित रखा गया। तो वेदों को श्रुति भी कहते हैं। वेदों को क्या? श्रुति भी कहते हैं। इनको प्रिजर्व करके रखा था। ओरल ट्रेडिशन को ओरल ट्रेडिशन से उसे प्रिजर्व करके रखा था वेदास को। उसी में अपन क्या पढ़ते हैं? पहले अपन ने 4 देखे ना, उसमें से अपन पहला पढ़ेंगे ऋग्वेद संहिता। ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे। सो ईच वर्स ऑफ द वेदा इज नोन एज अ ऋचा। सो द वेदा कंसिस्टिंग द ऋचास इज कॉल्ड ऋग्वेदा. Richa means a verse composed to praise a deity. When a number of richas are put together to praise a particular deity, the poetic composition is called a sukta. The Rigveda consists of many suktas composed to praise different deities. रुचाओं से बने हुए वेद को ऋग्वेद कहते थे, जो
ऋचाओं से बने थे, उसे क्या बोला जाता था, ऋग्वेद बोला जाता था। स्तुति करने के लिए रचे गए पद्य को ऋचा कहते थे। क्या कहते थे? ऋचा कहते थे। देन किसी देवता की स्तुति करने के लिए कई ऋचाओं को गुफ कर बनाए गए काव्य के सूक्त कहते थे। जो मतलब ऋचा मीन्स व्हेन नंबर ऑफ रिचार्ज आर पुट टुगेदर, कई रिचार्ज को मिला के उसको एक साथ जब लाया, टू टुगेदर प्रेज अ पर्टिकुलर डाइटी, एक पर्टिकुलर मतलब गुफ कर बनाया, उसको क्या कहते थे? सूक्त कहते थे। द पोएट कंपोजिशन, उसको पोएट कंपोजिशन क्या कहते थे? सूक्त। सो ऋग्वेद संहिता मतलब ऋग्वेद लिटरेचर में विभिन्न देवताओं के स्तुति परक सूक्त थे। ठीक है। इन ऋग्वेद कंसिस्ट ऑफ मेनी सूक्तास कंपोज टू प्रेज डिफरेंट डाइटीज। तो ये हो गया ऋग्वेद के बारे में। अभी अपन यजुर्वेद के बारे में पढ़ते हैं। तो यजुर्वेदा कंटेन्स mantras uttered during a yajna. Then Yajurveda provides guidance about how and when the different mantras must be chanted during yajna rites. This text includes the verses of or poetic incantations and their explanation in prose. मतलब यज्ञ में जिन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है उनका समावेश यजुर्वेद संहिता में है। ठीक है। जो भी मंत्र यूज किए जाते थे तो उसमें उसका समावेश इसमें है यजुर्वेद में। ठीक है। सो यज्ञ विधि में किन मंत्रों का पठन कब और कैसे करें, इसका मार्गदर्शन इस साहित्य में प्राप्त है। और जब अपन यज्ञ करते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे भी कौन से मंत्र का यूज़ करें और उसको कब बोले, इसके भी बारे में मार्गदर्शन गाइडेंस इस यजुर्वेद में है। तो इस संहिता में पद्य में रचित मंत्रों का स्पष्टीकरण गद्य में किया गया है। तो इस जो भी टेक्स्ट में जो है वो सेम पोइटिक में भी किया है। टेक्स्ट मतलब भी अपन हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? पद्य। और पोएट मतलब होता है, पोएम मतलब होता है गद्य। सो दोनों के अंदर इसका एक्सप्लेनेशन किया गया है। अभी अपन पढ़ेंगे सामवेद संहिता। The Samveda provides guidance on singing Rigveda verses to a set rhythms and tune at the time of yajna rites. The Samveda has contributed in a major way in laying the foundation of Indian music. अभी अपन किसके बारे में देख रहे हैं? सामवेद संहिता के बारे में। तो कुछ यज्ञ की विधियों के समय सुर ताल में यंत्रों का गान किया जाता था। ठीक है, गाए जाते थे। सुर ताल मतलब ये होता है रिदम में और ट्यून में। ठीक है, उसको गाया जाता था। एंड यह गायन कैसे करना चाहिए इसका मार्गदर्शन सामवेद संहिता में किया गया। अब सामवेद के अंदर क्या किया गया कि उस यज्ञ में जो भी गाते थे वो कैसे गाना चाहिए। ठीक है, उसका रिदम, उसका ताल वो कैसे होना चाहिए, ये इसके सामवेद के अंदर अपने को बताया गया। सो भारतीय संगीत के निर्माण में सामवेद का बहुत बड़ा योगदान था। इंडियन म्यूजिक जब बन रहा था, इंडियन म्यूजिक फाउंडेशन टाइम पे सामवेद का इसके अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। ठीक है, योगदान था। अथर्ववेद के बारे में पढ़ते। द अथर्ववेद is named after Atharva Rishi. This Veda is different from the other three Vedas. It is more concerned with many things in the day-to-day life of the people. It includes solutions to adversities and diseases. It also provides information about medical herbs. The Atharva Veda provides guidance to a king about the way he should administer his kingdom. सो अथर्ववेद की संहिता को अथर्व ऋषि का नाम दिया गया है। ठीक है, अथर्व ऋषि का नाम दिया गया है। अथर्ववेद में दैनिक जीवन के अनेक बातों को महत्व दिया गया है। दैनिक जीवन की मतलब ही डे टू डे लाइफ की जितनी भी बातें थी उसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है इस
वेद में इसमें यह बताया गया है कि जीवन में आने वाले संकटें मतलब जो भी परेशानी डिफ़िकल्टीज और दुखों का निवारण किस प्रकार किया जा सकता है। इसमें उन्होंने क्या क्या बताया है, जितने भी अपने एडवर्सिटीज डिसीज़ वगैरह है, जो भी संकट दुख या फिर कोई बीमारी, इस सब से छुटकारा कैसे पाए, इस सब से निवारण कैसे पाए, ये सब के बारे में उसमें इस वेद में बताया गया है। तो इसी भांति इसमें असंख्य असंख्य औषधियाँ वनस्पतियों की जानकारी भी दी गई है। so, इसी के अंदर इंफॉर्मेशन अबाउट मेडिसिनल हर्ब्स, जो भी जड़ी बूटियाँ रहती थी, जो भी मेडिकल से रिलेटेड औषधियाँ वनस्पति, इन सब के बारे में जानकारी भी दी है इसके अंदर, इस वेद के अंदर। सो राजा को अपना राज्य किस प्रकार चलाना चाहिए, इसका भी मार्गदर्शन इसमें किया गया है। सो इस वेद में क्या क्या दिया था, इसमें डे टू डे लाइफ के बारे में जितनी परेशानी, जितनी भी इसके बारे में उसके सॉल्यूशंस दिए हैं, एंड उसके अंदर कोई भी बीमारी, कोई भी परेशानी, कोई भी दुख दर्द, उसके बारे में भी इसके सॉल्यूशन दिए हैं। और इसमें हर मेडिसिनल हर्ब मतलब वनस्पतियाँ के बारे में, औषधियों के बारे में भी इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है। सो राजा को अपना राज्य किस प्रकार चलाना चाहिए, इसका भी मार्गदर्शन इसमें किया गया है। द Brahmana text, Anaryakas and Upanishads were written after the composition of the Sanhitas. They are also included in Vedic literature. So संहिताओं की निर्मित होने के बाद ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्य को, उपनिषदों को रचा गया। ठीक है, आरण्य देन ब्राह्मण ग्रंथ के अंदर, टेक्स्ट के अंदर क्या क्या रचा गया, आरण्यकस एंड उपनिषद, ये सब लिखे गए, ये सब को कंपोज किया गया है। तो इसका मार्गदर्शन करने वाले ग्रंथों को वैदिक साहित्य में उनका भी समावेश किया जाता था। वैदिक लिटरेचर में भी इनका जो भी समावेश है वो किया गया है। ओके, अभी अपन यहाँ पे ब्राह्मण के बारे में पढ़ लिए, ब्राह्मण टेक्स्ट क्या है, तो अभी इसके बारे में पढ़ लेते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ मतलब ये टेक्स्ट के बारे में। They were composed to provide guidance on using Vedic mantras in yagna rituals. Each Veda has independent texts called Brahmanas. So, यज्ञ विधियों में वेदों का उपयोग किस प्रकार करना चाहिए, इसका मार्गदर्शन करने वाले ग्रंथों को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। ठीक है, मतलब किस टाइप से मंत्र पढ़ना चाहिए, कौन सा मंत्र कहाँ पे, इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, गाइडेंस है, वो सब ब्राह्मण मंत्र में किया गया है। सो प्रत्येक वेद के स्वतंत्र ब्राह्मण ग्रंथ है। हर वेद का अलग अलग एक स्वतंत्र इंडिपेंडेंट ब्रह्म बनाया गया, तो उसे क्या बोला जाता है, ब्राह्मण टेक्स्ट। Aranyaka consists of the reflections or thoughts expressed after the meditating with deep concentration in forest or wilderness. The Aranyakas are concerned with accurate performance of यज्ञ rites. अभी अरण्यकस के बारे में पढ़ते हैं। सो अरण्य में जाकर एकाग्रता से किया मनन मतलब भी मेडिटेशन आरण्यक ग्रंथों में प्रस्तुत किया गया है। फॉरेस्ट वगैरह में जाके किया गया, एकदम कंसंट्रेशन से मेडिटेशन, तो आपको पता ही होगा जब अपन ध्यान लगाते हैं, सो उसको बोलते हैं मेडिटेशन। सो फॉरेस्ट या फिर वाइल्डनेस जैसी जगह पे जाके कंसंट्रेट करना, मेडिटेट करना, सो ये सब किस में आता है, आरण्य ग्रंथ के अंदर इसमें दिया गया है। सो यज्ञ विधि संपन्न करते समय किसी भी प्रकार की भूल न हो, इसकी सावधानी इसमें बरती गई है। ठीक है, कोई भी यज्ञ करते समय कोई भी मिस्टेक ना हो, कोई भी भूल चूक ना हो, इसके लिए इसके अंदर इसकी सावधानी बरती गई है। सो नेक्स्ट आता है उपनिषद। ठीक है, अपन इसके पहले में आया था ना वर्ड उपनिषद, तो उसके बारे में पढ़ रहे हैं। द टर्म उपनिषद इंडिकेट्स नॉलेज acquired by sitting at the feet of the teacher. Human beings have always wondered about events like life and death. It is not easy to find answers to them. The Upanishads discuss such serious and
प्रोफाउंड इश्यूज। उपनिषद का अर्थ गुरु के निकट बैठकर प्राप्त किया हुआ ज्ञान होता है। उपनिषद मतलब टीचर के पास बैठ के उनके पास का जो भी नॉलेज है वो पाना। हमारे मन में जन्म मृत्यु जैसे कई घटनाओं के बारे में असंख्य प्रश्न उठते रहते हैं। ठीक है, इसके बारे में अपने को डेथ, लाइफ एंड डेथ के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस अपने अंदर आते हैं, पर उन प्रश्नों के उत्तर आसानी से नहीं मिलते। ऐसे गहन प्रश्नों का, ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस प्रश्नों पर उपनिषदों में विचार विमर्श किया गया है। सीरियस एंड प्रोफाउंड इश्यूज पे डिस्कशन किया गया उपनिषद के अंदर। द फोर वेदास, ब्रह्मणस, Aranyakas and the Upanishads were composed over a period of 1500 years. During this long period, the Vedic civilization underwent many changes. The Vedic literature is an important source for the study of those changes and of the day-to-day life in the Vedic period. चार वेदों, ब्राह्मण ग्रंथों, अरण्यकों और उपनिषदों को रचने में लगभग 1500 साल, 500 ईयर्स की कालावधि लग गई। ठीक है, ये सब बनाने के लिए लगभग कितना 500 ईयर्स लग गए। इस कालावधि में, इस ड्यूरेशन में वैदिक कालीन संस्कृति में, सिविलाइजेशन में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते गए। ठीक है, चेंजेस आते गए बाद में। उन परिवर्तनों और वैदिक समय के जनजीवन का अध्ययन करने के लिए वैदिक साहित्य महत्वपूर्ण साधन है। ये सब के बारे में जो भी चेंजेस आए, जो भी डे टू डे लाइफ में जो भी होता था, जो भी चेंजेस है, वो सब का स्टडी करने के लिए ये लिटरेचर दिया गया है। इस लिटरेचर में ये सब के बारे में आपको सब मिल जाएगा। अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। सेकेंड टॉपिक है फैमिली सिस्टम, डे टू डे लाइफ। फैमिली सिस्टम मतलब परिवार व्यवस्था, और डे टू डे लाइफ मीन्स दैनिक जीवन। जॉइंट फैमिली सिस्टम वॉज प्रिवेलेंट इन द वैदिक पीरियड। द गृहपति वॉज द हेड ऑफ द फैमिली, a man responsible for the family. His family included his old parents, wife, and children, and also the families of the children, the younger brothers, and their families. This family system was patriarchal. In the initial period, there are references to women scholars such as Lopamudra, Gargi, and Maitreyi in Vedic literature. However, slowly the restrictions on women went on increasing and their position in the family and society became secondary. वैदिक टाइम में संयुक्त परिवार पद्धति प्रचलित थी। मतलब ये जॉइंट फैमिली, एक साथ रहना उस टाइम पे फेमस था। परिवार का वरिष्ठ पुरुष परिवार का प्रमुख अर्थात गृहपति होता था। जो मेन रहता था घर का, उसको क्या बोला जाता था? गृहपति, हेड ऑफ द फैमिली, जो मैन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। देन गृहपति के परिवार में उसके वृद्ध माता पिता, मतलब ही उनके पेरेंट्स, एंड उसके छोटे भाई और उन भाइयों के परिवार, उनकी पत्नी और बेटे, उनके बेटों के परिवार का समावेश रहता था। ठीक है, ये सब उसके अंदर इंक्लूडेड था उनके फैमिली के अंदर। तो यह परिवार व्यवस्था पितृप्रधान थी। ये जो फैमिली की जो सिस्टम थी वो पैट्रियोचल थी, मतलब पितृप्रधान, वो पहले से ऐसे चलती आ रही थी। प्रारंभिक समय में लोपामुद्रा, गार्गी, मैत्रेयी जैसी कुछ विदुषियों का उल्लेख वैदिक साहित्य में मिलता था, पर धीरे धीरे स्त्रियों पर अधिक बंधन लगते गए। मतलब वुमेन्स लोगों पे धीरे धीरे और रिस्ट्रिक्शंस आने लगे और बंदी लगने लगी उन पे। परिवार और समाज में उनका स्थान अधिकाधिक गौण बनता था। मतलब सोसाइटी में, फैमिली में उनका जो भी पद है, उनका जो पोजीशन था वो सेकेंडरी हो गया। मतलब ये सेकेंड पोजीशन पे हो गया, मतलब ये हर किसी के बाद में। द हाउस ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड वर earthen or wattle and daub
constructions. Wattle means woven lattice of wooden strips which is doped with clay mixed with cow dung. A house was called griha or shala. वैदिक टाइम में मकान मिट्टी अथवा टट्टियों से बड़ों के बने होते थे। टट्टियों के बड़े मतलब वाटल एंड डॉब अर्थन मिट्टी से वगैरह एंड वाटल से बने होते थे पहले ज़माने के घर वैदिक टाइम के। ठीक है। सो घास या फिर बेलों की मोटी टटिया अथवा बाड़ बुनकर उसे गोबर मिट्टी से लिपते थे। पहले के ज़माने पर आप देखे होंगे जो भी अभी भी गांव के अंदर कुछ गांव के अंदर क्या करते हैं लोग, काऊ डंग जो होता था, गोबर गाय का जो गोबर रहता था उससे वो लोग क्या करते थे, लिपते थे अपने घर को। आजकल भी वो चालू है बहुत जगहों में। पर मकान के लिए गृह अर्थात शाला शब्द का उपयोग किया जाता था, मतलब घर बनाने के लिए, हाउस के लिए गृह या फिर शाला, ये वर्ड का यूज किया जाता था। The diet of the people mainly consisted of cereals like wheat, barley and rice. From this, they made different preparations. Words like yava, godhum, vrihi, etc. can be found in the Vedic literature. Yava means barley, godhum means wheat and vrihi means rice. The Vedic people released milk, yogurt, ghee, butter, honey. Black gram, lentil मतलब मसूर, black gram means उड़द, lentil मतलब मसूर, sesame and meat were also a part of their diet. वैदिक टाइम के लोगों के जो भोजन मतलब उनके खाने का टाइप कैसा होता था, उनके भोजन में मुख्य रूप से गेहूँ, जौ, चावल जैसे धानों का समावेश था। लोग ज़्यादातर क्या खाते थे, वीट मतलब गेहूँ, बार्ले और राइस। और इन धानों से वे विभिन्न पदार्थ बनाते थे। और ये जो चीज़ें थी इनसे वो क्या बनाते थे, बहुत सारे पदार्थ बनाते और रेसिपीज बनाते थे। सो वैदिक साहित्य में यव मतलब गोधूम, ब्रीही जैसे शब्द पाए जाते हैं। कहाँ पे, वैदिक साहित्य में। ठीक है। देन मतलब ये सब वर्ड्स का नहीं क्या यूज़ होता था वैदिक साहित्य में। सो इसका मतलब है जौ मतलब क्या होता है, बार्ली, मतलब यौ मतलब होता है जौ। ठीक है। YAVA मतलब होता है जौ। देन गोधूम मतलब होता है गेहूँ एंड ब्रीही मतलब होता है चावल। ठीक है। तो वैदिक लोगों को दूध, दही, मक्खन, घी शब्द जैसे पदार्थ प्रिय थे। सो ये सब जो भी प्रोडक्ट्स रहते थे जैसे मिल्क, हनी, योगर्ट, शहद वगैरह, ये सब जो भी रेसिपीज बोल दो या फिर पदार्थ, ये सब उनके इसमें उनको बहुत पसंद था, प्रिय थे। उनके भोजन में उड़द दाल, मसूर दाल, तिल तथा मांस जैसे पदार्थ का भी समावेश था। People in the Vedic period used cotton and woolen garments. They also used vulkas or cloths made from barks of trees. Similarly, animal skins were also used as clothing. Men and women used ornaments of gold, flower garlands, strings made of beads, etc. A kind of pendant called Nishka seems to have been popular. It was also used as a currency. So, वैदिक युग में लोग यूनी और सूती वस्त्रों का उपयोग करते थे। कॉटन मतलब कॉटन और वुलन गारमेंट्स का यूज़ करते थे। बल्कि अर्थात वल्कल मतलब भी क्या होता था, वृक्षों की छाली से बनाए गए वस्त्रों का भी उपयोग करते थे। बार्क्स ऑफ ट्री मतलब जो ट्रीज के जो भी छिलते निकलते थे, छाल निकलती, तो उसके वो लोग क्या करते थे, ड्रेस बनाते थे, उससे वो कपड़े बनाते थे, उसका भी वो लोग यूज़ करते थे। इसी भांति पशुओं के चमड़ों का भी उपयोग वस्त्रों के रूप में करते थे।
वो लोग क्या करते थे, एनिमल्स के भी स्किन का यूज़ करते थे क्लॉथ के लिए, वस्त्रों के लिए। स्त्रियों और पुरुष फूलों की मालाएं, विभिन्न प्रकार के मनकों का मालाएं, मनकों के, ठीक है, और सोने के आभूषण, सोने के ज्वेलर्स, गोल्ड के, इनका सब उपयोग करते थे। गले में पहना जाने वाला निष्क नामक आभूषण, निष्क नाम का पेंडेंट, मतलब भी नेकलेस जैसा, विशेष लोकप्रिय रहा है, मतलब पॉपुलर था उनके वैदिक सिविलाइजेशन के टाइम पे। उनका जो निष्का नाम का जो भी नेकलेस ऑर्नामेंट था, ये उस टाइम पे बहुत पॉपुलर था। उसका उपयोग वस्तुओं के क्रय विक्रय हेतु भी किया जाता था। मतलब इट वॉज ऑल्सो यूज एज अ करेंसी, करेंसी के तौर पे भी उसका यूज़ होता था। करेंसी मतलब जैसे अपने कुछ खरीदना है तो अपन क्या देते, पैसे देते, तो पैसे की जगह वो दे के वो लोग कुछ खरीदते थे। तो इसका भी उपयोग वो लोग ने किया है। देन आता है सिंगिंग, प्लेइंग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, डांस, board games, chariot race, and hunting were the means of recreation. Their main musical instruments were veena, shartantu, cymbals, and the conch. Percussion instruments like damru and mridanga were also used. So गायन वादन नृत्य, पासों का खेल, रथों की दौड़, चैरियोट रेस मतलब ये होता है रथ, जो उनके रथ जैसे लाइक दिस, ये जो होते हैं ना इसमें रथ, तो इनकी रथों की रेस, और शिकार करने लोगों में मनोरंजन के साधन थे। ये सब क्या करते थे, एंटरटेन करते थे अपने आप का। सिंगिंग, प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब से लोग क्या करते थे, अपने आप को एंटरटेन करवाते थे। तो वीणा, शततंतु, झांझ और शंख उनके प्रमुख वाद्य थे। ये सब शततंतु, वीणा, ये सब उनके क्या थे, इंस्ट्रूमेंट थे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे मेन वाले। तो वो लोग डमरू और मृदंग जैसे ताल वाद्यों का भी उपयोग करते थे। जैसे यहाँ पे है डमरू और मृदंग का भी वो लोग क्या करते थे, यूज़ करते थे। परक्यूजन इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसे परक्यूजन ताल वाद्य बोलते ना, वैसा ताल में जो भी गाने होते उसके लिए ये इंस्ट्रूमेंट का लोग क्या करते थे, यूज़ करते थे। सो ये था अपना फैमिली सिस्टम एंड डे टू डे लाइफ, ठीक है। इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ा अपन ने। देन उनका जो भी डाइट था, डेली डाइट, ये सब के बारे में, उनके हाउसेस के बारे में। जैसे यहाँ पे इस टाइप के उनके घरे होते थे पहले के ज़माने के, हाउसेस इन द वैदिक पीरियड। एंड ये इंस्ट्रूमेंट्स रहते थे पहले के ज़माने के, वैदिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अब हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर, एनिमल इन हस्बेंड्री, इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ। मतलब खेती, पशुपालन, आर्थिक और सामाजिक जीवन। एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड। Many oxen were yoked together to plug the fields. The plug had iron plugshare. The Atharva Ved considered insects, pests, and other animals that destroy crops and suggests certain remedies. Cow dung was used as manure. So वैदिक युग में खेती जो था वो एक मेन ऑक्यूपेशन था, उनका प्रमुख व्यवसाय था। सो कई बैलों को हल के साथ जोतकर खेतों की जुताई की जाती थी। मतलब ऑक्सन मतलब भी होता है बैल। सो बैलों के जैसे अपन देखते थे, अपने अभी भी पता है अपने को कि खेती के टाइम पे क्या करते लोग, बैलों के पीछे वो कुछ लगाते थे, उसको जोत कर बोलते थे। सो वो जोत कर लगा के क्या करते थे लोग, जोताई करते थे खेत की, मतलब हल चलाते थे। सो हल में लोहे की फाल लगाई जाती थी। अर्थवेद में फसलों में लगने वाले रोग, फसलों को नष्ट करने वाले कीट मतलब इंसेक्ट्स, कीड़े, और उनके उपाय पर विचार किया गया है। मतलब ये अथर्ववेद के अंदर में ये सब के बारे में भी इसका सोल्यूशन दिया गया है, रेमेडी दी गई है। अगर आपके क्रॉप्स अगर डिस्ट्रॉय हो गए, अगर आप कोई एनिमल ने डिस्ट्रॉय कर दिया, फिर कोई इंसेक्ट्स
या फिर कोई कीड़े जंतु अगर उन्हें आपका खेत डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो उसका उपचार भी इसके अंदर दिया गया अर्थवेद के अंदर। सो खाद के रूप में गोबर का उपयोग किया जाता था। मतलब ही मैन्योर मतलब होता है खाद, जो जिससे खेती और अच्छे से होती है, जो भी प्लांट्स अपन लगा रहे, जो भी हर्ब्स अपन लगा रहे वो अच्छे से निकलते थे। तो उसके लिए काव डंग का यूज़ किया जाता था, अभी भी वैसे करते हैं। During the Vedic period, animals like horses, cows and dogs had special importance. Cows were used as means of exchange. That is why cows were highly prized. People took special care to ensure that their cows would not be stolen. The horse was valued because of its speed. The Vedic people were skilled in taming the horses and harnessing, harnessing them to the chariots. Chariots in the Vedic period had spoked wheels which are lighter than solid wheels. The horse-drawn and spoked wheels chariots of the Vedic period were swift and speedy. So, वैदिक टाइम में घोड़ा, गाय, बैल, कुत्ता जैसे प्राणियों को विशेष महत्व प्राप्त था। सो विनिमय के रूप में गायों का उपयोग किया जाता था। फलस्वरूप गायों को विशेष महत्व और मूल्य प्राप्त हुआ, उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिली। सो गायों को कोई चुरा कर ले न जाए, मतलब कोई उन्हें स्टील ना कर ले। स्टोलन मतलब क्या होता है? चुराना। सो कोई इसे चुरा के ना ले जाए, इसलिए विशेष सावधानी बरती जाती थी, ज़्यादा ही विशेष सावधानी बरती जाती थी। सो घोड़ा अति वेगवान पशु है, मतलब ही फास्ट। हॉर्स एक स्पीड वाला बहुत ही फास्ट एनिमल है। उसे पालतू बनाकर रथों में जोतने में वैदिक युग के लोग पारंगत थे। सो उसमें क्या करते थे लोग? रथों के सामने लगाते थे फास्ट जाने के लिए, रथ थोड़ा सा स्पीड में चले कर। सो वैदिक युग के रथों के पहिए आरे वाले थे, ठीक है, मतलब ही जो उसके व्हील्स थे तो वो कहते हैं स्पोक्ड, आरे वाले, उसको स्पोक्ड लगे रहते थे चक्कों के अंदर। जैसे यहाँ पे है, जैसे ये दिख रहा है ना, यहाँ पे चक्का है, यहाँ पे ऐसे स्पोक्स लगे हैं, डंडियाँ, ठीक है, वैसे कुछ रहता था, स्पोक लगे रहते थे। सो ठोस पहियों की तुलना में आरे वाले पहिए भार में हल्के होते थे। जो सॉलिड व्हील्स होते थे उसके मुकाबले में ये जो स्पोक्ड वाले व्हील्स थे वो थोड़े से हल्के रहते थे, लाइटर वेट रहता था उनको, हल्के रहते थे। घोड़े से जूते हुए तथा आरे वाले, मतलब सॉलिड या फिर आरे वाले पहियों के वेदकालीन रथ बहुत वेगवान हुआ करते थे। जो भी स्पोक्ड व्हील रहते थे, ठीक है, स्पोक्ड व्हील वाले चैरियट्स, मतलब जो रथ जो स्पोक्ड व्हील से बने रहते थे वो थोड़े से फास्ट रहते थे, क्योंकि अगर सॉलिड व्हील जो भारी पहिए लगाएंगे तो थोड़े से स्लो तो हो ही जाएंगे इसकी स्पीड। इसलिए जब हल्के पहियों का जब यूज़ किया गया तो वो थोड़ी सी उसकी जो रथ की स्पीड रहती थी वो फास्ट हो गई थी, ठीक है, वेगवान हो गई थी। जैसे यहाँ पे दिया है चैरियट्स की एक पिक्चर, मतलब ये रथ, ठीक है, वैदिक युग का रथ है ये, उस टाइम के जब जमाने का रथ। अभी अपन नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। इन दिस पीरियड अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर and animal husbandry, several other occupations had also flourished. Artisans and people practicing various occupations were an important part of the social system. They formed independent organizations known as shrenis or guilds. The head of the guild was known as Shresthi. However, slowly the status of skilled artisans became secondary. वैदिक युग में खेती और पशुपालन के अतिरिक्त अन्य अनेक व्यवसाय का भी विकास हुआ था, ठीक है, मतलब एग्रीकल्चर और पशुपालन के अलावा भी बहुत सारे ऐसे ऑक्यूपेशन थे, उनका विकास हुआ और बढ़े। सो व्यवसायी तथा श्रमिक अर्थात कारीगर समाज व्यवस्था के
महत्वपूर्ण अंग थे। तो श्रेणी शब्द से अपनी पहचान बनाए रखने वाले अपने स्वतंत्र संघ थे। ठीक है, श्रेणी शब्द से अपनी पहचान बनाए रखने वाले। इस श्रेणियों के प्रमुख व्यक्ति को श्रेष्ठी कहते थे। जो ये फाउंडेशन का जो भी इसने ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, उसके जो प्रमुख रहते थे उसको क्या बोला जाता था? श्रेष्ठी। पर धीरे धीरे व्यवसायों कारागरों की श्रेणी दोयम अर्थात गौण होती गई। मतलब उनके जो भी स्किल वाले आर्टिसंस थे, लोग थे, कारागिरी लोग, उनका व्यवसायिक, उनका जो भी ऑक्यूपेशन था, काम था, वो थोड़ा थोड़ा सेकेंडरी होते गया, कम होते गया। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वर 4 varnas: ब्राह्मण, कष्टारिया, वैश्य and Shudra. A varna was determined by the occupation of the people. In the later period, the varnas came to be determined on the basis of birth. This gave rise to caste. The caste system led to inequality in the society. So तत्कालीन समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्णन थे। ठीक है, ये 4 इनके वर्णन, 4 वर्णन किए गए थे उस टाइम पे वर्णास के। ये वर्ण व्यवसाय के आधार पर निर्धारित थे, ऑक्यूपेशन के इस पे वो लोग डिपेंडेंट थे। कालांतर में ये वर्ण जन्म के आधार पर निर्धारित किए जाने लगे। ठीक है, मतलब बर्थ टाइम पे उनकी डिसाइड कर लिया जाता था कि इनका कास्ट कौन सा है। उसका परिणाम क्या हुआ? परिणामतः जातियाँ उत्पन्न होगी, मतलब ही कास्ट तैयार हो गई। ठीक है, अलग अलग कास्ट तैयार होने लगी। इस जाति व्यवस्था के फलस्वरूप समाज में विषमता पैदा हुई। ये जब कास्ट ऐसे बनने लगे सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर फिर इनइक्वालिटी तैयार हो गई। ठीक है, असमानता तैयार हो गई लोगों के बीच। ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड certain nations about leading an ideal life had become well established. There were 4 stages or 4 ashrams from birth to death. The first ashram was the Brahmacharya ashram, or the period of staying with a guru to learn from him. आदर्श जीवन कैसे जिए, इस बारे में वैदिक युग में कुछ संकल्पनाएं रूढ़ हो गई थी उस टाइम पे। ठीक है, कि आदर्श जीवन कैसे जी, इसके बारे में। उनमें जन्म से लेकर मृत्यु तक के 4 चरणों को 4 आश्रम कहा गया था। मतलब उसके अंदर स्टार्टिंग बर्थ से तो मृत्यु तक, डेथ तक के बारे में पूरा लिखा गया था। उसको क्या बोला जाता था? मतलब 4 चरणों में लिखा गया था, इसलिए उसको 4 आश्रम कहा गया। पहले चरण से तात्पर्य ब्रह्मचार्याश्रम। ठीक है, ब्रह्मचार्याश्रम है जो फर्स्ट चरण था उसको क्या बोला जाता था? ब्रह्मचार्याश्रम। इस चरण में गुरु के सानिध्य में रहकर विद्या प्राप्त की जाती थी। तो इस चरण में गुरु के साथ रह के सीखा जाता था। उनकी जो भी खूबियाँ रहती थी वो लोग उनके साथ रह के ही सीखते थे। नेक्स्ट है द नेक्स्ट स्टेज आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ब्रह्मचार्याश्रम। अभी ब्रह्मचार्याश्रम के बाद वाला स्टेप was Grihasthram. It was expected that during this period a man would carry out his duties towards his family and society with the help of his wife. The third stage was, ठीक है, पहले इसके बारे में देख लेते। ब्रह्मचार्याश्रम को सफलता से पूर्ण करने के बाद अगला चरण कौन सा था? गृहस्थाश्रम। तो ये वाला चरण जो था, ये नेक्स्ट वाला था, कौन सा? गृहस्थाश्रम होता था। इस आश्रम में पुरुष और अपनी पत्नी के सहयोग से, मतलब उसकी हेल्प से परिवार तथा समाज के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह करे, यह अपेक्षा की जाती थी। नेक्स्ट आता है थर्ड। द थर्ड स्टेज वॉज वनप्रस्थाश्रम, when a man was expected to detach himself from the household and retire to a solitary place and lead a very simple life. तीसरा आश्रम कौन सा था? तीसरा आश्रम से तात्पर्य
वानप्रस्थाश्रम था। इस चरण में मनुष्य घर बार का मोह त्याग कर दूर चला जाए और निर्जन स्थान पर रहे और अत्यंत सादगीपूर्ण जीवन बिताए, यह अपेक्षा की जाती थी। इस वाले इसमें मतलब ही वानप्रस्थाश्रम के अंदर क्या होता था, मतलब इसके अंदर ऐसा था कि मनुष्य जो भी है वो अपना जो भी घर बार छोड़कर उसका त्याग करके डिटैच होके एक ऐसी जगह पे चले जाए, मतलब निर्जन स्थान पर चले जाए और अपना जीवन एकदम सिंपल तरीके से बिताए, ऐसी अपेक्षा की जाती थी इस आश्रम के अंदर, इस चरण के अंदर। अब आ गया है फोर्थ स्टेज, मतलब ये लास्ट स्टेज। द फोर्थ स्टेज वॉज द संन्याश्रम। At this stage, the convention was renounced at relations, late life in order to understand the meaning of human life and not stay in one place. So, अभी संन्याश्रम आ गया, जो कि चौथा चरण थे, तात्पर्य संन्याश्रम है। इस चरण में मनुष्य सभी रिश्ते नाते को त्याग कर मानव जीवन का अर्थ समझने में जीवन व्यतीत करे और बहुत समय तक एक स्थान पर न रहे, यह संकेत निहित था। मतलब इसके अंदर क्या था, इसके अंदर भी जो भी मनुष्य वो अपनी सारा जो भी रिश्ते नाते सब भुलाकर, सब छोड़कर, सब त्याग कर कर एक अलग जीवन जिए और उस अपने पूरी लाइफ का अर्थ समझे, अपने जीवन का पूरी लाइफ का अर्थ समझे कि अपने जीवन में अपने क्या करना चाहिए और क्यों होता है ये सब समझ के, उसका जीवन पूरा समझ के एक स्थान पे ज़्यादा दिन नहीं रह के, ज़्यादा देर नहीं रह के दूसरे स्थान पे जाना। ये इससे अपेक्षा की जाती थी। ये हो गए 4 चरण अपने कंप्लीट। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है 4.4 रिलीजियस आइडियाज, मतलब धार्मिक संकल्पनाएं। इन द रिलीजियस आइडियाज of the Vedic period, forces of nature such as the sun, wind, rain, lightning, storm, and rivers were given the form of deities. Vedic compositions pray them to become life-giving forces. The Vedic people put offering into the yajna fire to please them. These offering was called Havi. In yajna is the act of offering Havi into fire. Initially, the yajna rites were simple. Later on, the rules of yajna became harder and harder. The importance of priest went on increasing. वैदिक युग की धार्मिक संकल्पनाओं में प्रकृति के सूर्य, हवा, वर्षा, बिजली, आंधी, नदियाँ जैसे प्राकृतिक शक्तियों को देवता स्वरूप मान लिया गया था। तो उस टाइम पे क्या धार्मिक संकल्पनाएं, मतलब रिलीजियस आइडिया, ये सब जो भी थे, फोर्सेस ऑफ नेचर, लाइटनिंग, रेन, बिजलियाँ वगैरह, देन रिवर, ये सब को क्या माना गया था देवता स्वरूप, मतलब भी भगवान के जैसा इन लोग को, इन सब चीज़ों को माना गया था। वे जीवनदायी सिद्ध हो, इसके लिए वेदों में उनकी प्रार्थनाएं, मतलब प्रेयर की गई थी। ये सब है, ये जो भी चल रहा है, ये जीवनदायी सिद्ध हो जाए, प्रूफ हो जाए, इनके लिए वो लोग क्या करते थे, प्रार्थनाएं करते थे, प्रे करते थे। उन्हें प्रसन्न करने के लिए वैदिक युग के लोग अग्नि में विभिन्न पदार्थ अर्पित करते थे। अग्नि मतलब आग के अंदर, फायर के अंदर, इसको क्या बोला, अग्नि, ठीक है। दिस इज यज्ञ फायर, मतलब यज्ञ का फायर के अंदर क्या करते थे, बहुत सारी चीज़ें ऑफर करते थे अग्नि को। उस पदार्थ को हवि कहते थे, इसको क्या बोलते थे, हवि। इस प्रकार अग्नि में हवि अर्पित करने की विधि को यज्ञ कहते थे। मतलब उस फायर के अंदर हवि देना, उसको क्या बोला जाता था, यज्ञ बोला जाता था। कालांतर में यज्ञ के नियम अधिकाधिक कठोर होते गए, मतलब भी स्ट्रिक्ट होते गए। उसके जो भी यज्ञ के नियम थे वो कुछ दिनों बाद स्ट्रिक्ट होते गए, डिफिकल्ट होते गए। इससे यज्ञ विधि कार्य जटिल होता गया, कठिन होते गया, मतलब डिफिकल्ट होते गया, और परिणामतः पुरोहितों का महत्व, मतलब ही इम्पोर्टेंस बढ़ता गया।
प्रिस्ट मतलब होता है पुरोहित, जो पुजारी लोग थे उनका इम्पोर्टेंस फिर क्या होता गया, बढ़ता गया। यहाँ पे एक पिक्चर दी है यज्ञ की। ऐसे क्या करते थे यज्ञ, बीच में एक आग जला के एंड वो पूजा करते थे और उस पर ऑफर करते थे यज्ञ को, अग्नि को। ठीक है, नेक्स्ट पैरा। People in the Vedic period had thought about how the natural phenomenon occur. Summer is followed by the rainy season, and the rainy season by winter. This is a regular cycle in nature. The cycle in nature and the life cycle that moved with it were termed by the Vedic people as Rita. The life of all living beings is a part of the cycle in nature. Disturbance in the cycle of nature leads to calamities. Everyone should be careful not to let it happen. Nobody should break the laws of nature. It was believed that following these rules was to follow dharma. तो सृष्टि का व्यवहार कैसे चलता है, इसका भी विचार वैदिक युग के लोगों ने किया था। तो ग्रीष्म काल के बाद वर्षा काल आता है। ठीक है, मतलब ही ग्रीष्म काल के बाद, विंटर के बाद रेनी सीजन आता है। विंटर सीजन के बाद क्या आता है, सॉरी समर के बाद क्या आता है, रेनी सीजन। ठीक है, मतलब समर इज फॉलोड बाय द रेनी सीजन एंड रेनी सीजन बाय विंटर सीजन। सो रेनी सीजन के बाद आता है विंटर सीजन। ठीक है, और समर के बाद आता है रेनी सीजन। सो यह सृष्टि का नियमित चक्र था। ठीक है, मतलब ग्रीष्म काल के बाद वर्षा काल आता है और वर्षा काल के बाद शीतकाल आता है। सो ये साइकिल चलती थी। सॉरी। सो सृष्टि का चक्र और उसकी गति द्वारा घूमने वाले जीवन चक्र को वेदकालीन लोगों ने ऋतु नाम दिया था। उसको क्या नाम दिया था, ऋतु। जैसे अपने ऋतु, ये ऋतु आ गया, ये ऋतु मतलब सीजन आ गया। सो सभी सजीवों का जीवन सृष्टि के चक्र मतलब सृष्टि के चक्र का ही एक अंग था। सृष्टि मतलब ही अपना जो अर्थ है अपना पूरा, उसके अराउंड ही रहता था। तो सृष्टि के चक्र में दोष उत्पन्न होने पर संकट आते थे। अगर आप नेचर के अंदर कोई भी चेंजेस करते हो तो ऑफकोर्स कैलेमिटीज तो आएंगी, संकटें आएंगी, है ना। तो इसलिए किसी ऐसा ना हो, मतलब कोई कैलेमिटीज ना आए, इसलिए प्रत्येक को सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसे कोई संकट ना आए, इसलिए मतलब कैसे कभी बाढ़ आ जाएंगे, कभी थंडर स्टॉर्म आ जाएंगे, लाइटनिंग, तो ये सब ना हो, इसलिए क्या सबको क्या करना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए। किसी को भी सृष्टि के नियमों का भंग नहीं करना चाहिए। जो भी उनके रूल्स है नेचर के लॉज को तोड़ना नहीं चाहिए, ब्रेक नहीं करना चाहिए किसी ने भी। सो ऐसा आचरण करना ही धर्म का पालन करना है, ऐसा माना जाता था। तो इस सब का फॉलो करना, इस सब के रूल्स को फॉलो करना, इसका मतलब ही धर्म को फॉलो करना, ऐसा माना जाता था। अभी अपन नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, जो कि है पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम मतलब ही शासन व्यवस्था। इन द वैदिक पीरियड ईच पीपल हैड अ हेड नोन एज ग्रामनी. A group of villages formed a wish whose head was called Vishpati. Several wish formed a Jana. Later, when the Jana settled into a specific region, it came to be known as Janpad. The head of the Jana was known as Nirpa or Raja, मतलब king. The main duties of the king were to protect the people, collect taxes, and run the administration efficiently. तो वैदिक युग में प्रत्येक ग्राम समूह का एक प्रमुख व्यक्ति होता था। हर विलेज का एक इम्पोर्टेंट मतलब प्रमुख व्यक्ति था, उसे ग्रामणी कहते थे। क्या कहते थे उसे? ग्रामणी। कई ग्रामों के समूह को विश कहते थे। ठीक है, छोटे छोटे जो भी विलेजेस के समूह रहते थे, जो छोटे छोटे ग्रुप्स फॉर्म होते थे, उसको विश कहा जाता था। और उसके जो प्रमुख को विशपति कहते थे। जो भी ग्रुप्स के हेड रहते थे, प्रमुख रहते थे, उसको क्या बोला जाता था? विशपति। सो कई विश मिलकर जन बन जाते थे, मतलब ऐसे छोटे छोटे ग्रुप्स मिलाकर क्या बनता था? जन। कालांतर में जब यह जन किसी विशिष्ट प्रदेश में स्थायी हो जाता था
तब उस प्रदेश को जनपद कहते थे। सो जन के प्रमुख को नृप अथवा राजा कहा जाता था। प्रजा की रक्षा करना, कर इकट्ठा करना मतलब ही टैक्सेस इकट्ठा करना, लेना, जमा करना और सुचारू रूप से शासन व्यवस्था चलाना राजा के कर्तव्य थे, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ड्यूटीज थी। इन ऑर्डर टू run the administration smoothly, the king appointed various officers. The Purohit, matlab priest, and the Senapati of the army were officers of special importance. The officer who collected the taxes was known as Bhagduk. Bhag means share. The Bhag means share. The person who collected the king's share of the produce of Jan was called Bhagduk. There were 4 institutions who guided the king: Sabha, Samiti, Vidat and Jan. So राज्य की शासन व्यवस्था उत्तम पद्धति से चलाने के लिए राजा सहायकों के रूप में कुछ अधिकारियों की नियुक्त करता था। इन अधिकारियों में पुरोहित, साथ ही साथ सेनापति विशेष महत्वपूर्ण अधिकारी थे। ठीक है, 2 लोगों को उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन बना दिया था। कौन कौन से? एक था पुरोहित और एक सेनापति को मतलब विशेष इंपॉर्टेंस दी गई थी। कर इकट्ठा करने वाले मतलब टैक्सेस जमा करने वाले अधिकारी को भागदूक कहते थे और भाग का अर्थ होता था हिस्सा मतलब शेयर। जन की आय में राजा का भाग मतलब शेयर इकट्ठा करने वाला अधिकारी भागदूक था। राजा को मार्गदर्शन करने हेतु सभा, समिति, विधव और जन से 4 संस्थाएं थी। ये सब 4 संस्थाएं थी जो राजा को गाइड करती थी, मार्गदर्शन देती थी। देन द पीपल ऑफ द स्टेट participated in their working. Women too participated in the working of Sabha and Vidhab. The Sabha consisted of senior citizens of the state, whereas the Samiti was a general body of the people. मतलब इन संस्थाओं में राज्य के लोग सहभागी होते थे। सभा और विधत संस्थाओं के कामकाज में स्त्रियों का भी सहभाग था। मतलब इसके अंदर कामकाज के अंदर वुमेन्स लोग भी पार्टिसिपेट करती थी। राज्य के वरिष्ठ एवं अनुभवी व्यक्तियों में मंडल को सभा कहते थे और लोगों की साधारण बैठक को समिति कहते थे। समिति के लोगों का सहभाग रहता था, इसमें समिति लोगों का भी सहभाग रहता था। लेटर ऑन इन द वैदिक थॉट Samriti and Puranas were composed. After a period of time, the religious stream based on the Vedas, Smritis, Puranas and local traditions came to be known as Hinduism. मतलब आगे चलकर वैदिक विचारधारा में स्मृति और पुराण नामक साहित्य का निर्माण हुआ। वेद, स्मृति, पुराण और स्थानीय लोक धारणाएं पर आधारित धार्मिक विचारधारा आगे चलकर हिंदू नाम से पहचान जाती थी। ठीक है, ये सब जितने भी धार्मिक थे ये सबको हिंदू नाम से पहचाना जाता था। Along with the Vedic stream, there were other religious trends which took a different position from the Vedic one regarding yagna rites and the varna system. We will learn more about them in the next chapter. प्राचीन भारत में यज्ञ विधि और वर्ण व्यवस्था को लेकर वैदिक विचारधारा से भिन्न भूमिका वाली धार्मिक विचारधारा अस्तित्व में थी। इसी के बारे में अगले पार्ट में हम इन विचारधाराओं का परिचय प्राप्त करेंगे। मतलब इसी के बारे में अपन इसके नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ये कुछ एक्सरसाइज है। जैसे फर्स्ट का है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या दिया? गर्गी, मैत्री एंड लोपामुद्रा। ठीक है, ये इसका आंसर है। देन इसके बाद वाला जो दिख रहा है सेकंड का आंसर क्या दिख रहा है? सिंगिंग, प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स,
डांस एंड बोर्ड गेम्स। थर्ड का दिख रहा है ब्रह्मचार्याश्रम, गृहस्थाश्रम, देन वनस्पताश्रम एंड संन्यासाश्रम। ये 4 आश्रम चरण जो थे अपन ने पढ़े थे इसके पहले। देन राइट एंड रॉन्ग, फर्स्ट का रॉन्ग है, सेकंड राइट है, देन थर्ड भी राइट है। आंसर इन वर्ड्स। द लैंग्वेज ऑफ वैदिक लिटरेचर कौन सी थी? संस्कृत। अपन ने सबसे पहले यही पढ़ा था, संस्कृत उनका वैदिक लिटरेचर का लैंग्वेज था। तो द मीनिंग ऑफ वेद क्या था? टू नो। देन द हेड ऑफ द फैमिली को क्या बोला जाता था? गृहपति। द हेड ऑफ श्रीनिस को बोला जाता था श्रीस्थी। देन आता है यहाँ पे नेम द फॉलोइंग, इसमें अपने को नाम देने का, नेम करना है। देन द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यू नो, आपको कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आप जानते हो, हारमोनियम और गिटार। 2 मॉडर्न ऑर्नामेंट्स ऑफ वुमेन, मॉडर्न ऑर्नामेंट्स वुमेन के मतलब अभी के ज़माने के, तो बैंगल्स एंड नेकलेस। टूडेज मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट, आजकल के ज़माने का कौन सा जरिया है एंटरटेनमेंट का? तो टेलीविज़न एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स। आंसर इन शॉर्ट, क्वेश्चन नंबर 5 के 1 का आंसर है पेज नंबर 16 पे। यहाँ से स्टार्ट होगा, आपको इसको पॉइंट वाइज लिखने का, जो अंडरलाइन करके दिख रहा है वो लिखने का। सो बार्ली एंड राइस वर द स्टेपल फूड ऑफ द वैदिक पीपल। सो वैदिक पीपल रिलीज्ड मिल्क, योगर्ट, घी, बटर, हनी। ब्लैक ग्राम्स, लेंटिल, सीसम एंड मीट वर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ देयर डाइट। तो यहाँ से यहाँ तक आपको लिखने का है। ओके, तो ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 के 1 का आंसर। 5 के 2 का आंसर है पेज नंबर 17 पे, आपको यहाँ से लिखने का है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स वर इम्पॉर्टेंट आइटम ऑफ द डाइट ऑफ वैदिक पीपल। देन काउज वर यूज्ड एज मीन्स ऑफ एक्सचेंज, दैट इज वाई काउ वर हाईली प्राइज्ड। सो यहाँ से यहाँ तक मतलब जो आपको अंडरलाइन करके दिख रहा है और आप इसको पॉइंट वाइज लिखोगे, जैसे यहाँ से यहाँ तक 1 पॉइंट दे दिया आपने नाम। देन काउ से तो एक्सचेंज तक 2nd पॉइंट हो गया, ठीक है, एंड दैट इज वाई से तो 3rd पॉइंट। तो ये 3 पॉइंट में इसका आंसर, बहुत छोटे छोटे आंसर्स है। देन 3rd का आंसर है, 5th के 3rd का आंसर है, यहाँ पे लिख के है, ठीक है, यहाँ से होगा स्टार्ट। देन संन्याश्रम वॉज द 4th एंड लास्ट स्टेज इन द लाइफ ऑफ मैन। एट दिस स्टेज मैन वॉज एक्सपेक्टेड टू सर्व ऑल वर्ल्डली रिलेशंस and spend his time in meditation by going away to the forest। ठीक है, सो ये रहेगा कौन सा 5th का 3rd का आंसर। देन अभी 6 के 1 का आंसर देखते हैं। पेज नंबर 18 पे उसका आंसर है, यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, कहाँ से? यहाँ से जो दिख रहा है आपको 6 का 1, आपको जो अंडरलाइन करके दिख रहा है ना, आपको वही लिखना है। जैसे यहाँ से यहाँ तक आपको पूरा लिखने का 1 पॉइंट हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक डाइटीज तक, ठीक है। देन उसके बाद आपको लिखने का है, देन यज्ञ इज द एक्ट ऑफ ऑफरिंग हवी इनटू फायर, ठीक है, ये पॉइंट हो जाएगा आपका 2nd पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट हो जाएगा 2nd। देन इसके बाद यहाँ पे ऊपर साइड में आपको आना है, ओके यस, सो यहाँ से उसके बाद आपको लिखने का है द लाइफ साइकिल हैड दैट मूव्ड विद इट। यहाँ से देन पूरा यहाँ तक नेचर तक आएगा आपका 3rd पॉइंट, जो अंडरलाइन करके, ठीक है। देन डिस्टर्बेंस यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक होगा, कैलेमिटीज तक होगा आपका 4th पॉइंट। तो ऐसे आपके हो गए पूरे 4 पॉइंट्स, एंड इसका यहाँ पे इसका आंसर फिनिश हो जाएगा। देन अभी 6 का 2 देखते। 6 के 2 का आंसर है पेज नंबर 16 पे, यहाँ से यहाँ तक आपको बस ये एक ही पैरा लिखने का है, ठीक है, इतना सही है, हाँ। सो इसको पॉइंट वाइज बना के लिखिए आप, यहाँ से यहाँ तक 1 पॉइंट, देन यहाँ से यहाँ तक 2nd पॉइंट, एंड देन यहाँ से यहाँ तक 3rd पॉइंट, दैट्स इट। देन 6 का 3rd मतलब 3rd एंड लास्ट क्वेश्चन का आंसर है पेज नंबर 18 पे, राइट साइड में नीचे, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से होने वाला है? यहाँ से हो रहा है स्टार्ट। ईच विलेज हैड अ हेड नोन एज ग्रामीणी। सो यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, जो अंडरलाइन करके दिख रहा है ना आपको, जैसे सेवरल विश फॉर्म्ड अ जनपद, ठीक है। द हेड ऑफ द जान
वॉज नोन एज नृपा और राजा किंग। ठीक है, देन उसके बाद आपको यहाँ आना, नीचे आने का, ये नहीं लिखने का, जो जो आपको अंडरलाइन करके दिख रहा है वही लिखना है। देन उसके बाद यहाँ से यहाँ तक एक पॉइंट, देन यहाँ से यहाँ तक एक पॉइंट, देन यहाँ से यहाँ तक एक पॉइंट। ठीक है, ये होने के बाद आपको नीचे आने का है और ये जो पॉइंट रहेगा वो लास्ट पॉइंट रहेगा, फिर वो आंसर खत्म। जो अंडरलाइन करके दिख रहा है आपको वही लिखना है। सो इस चैप्टर में बस इतना ही था।